हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर, बीएसएनएल ने दिया लैंडलाइन सेवा। सुरंग के मुहाने पर रिसने लगा पानी, बढ़ी अपनों की चिंता, अधिकारी बताए सामान्य घटना। हरिद्वार आयकर विभाग की टीम का कोटद्वार में छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी आई सामने, आयरन स्क्रैप का व्यापार करने वाली फर्म पर कार्रवाई। देश भर में हाथियों के लिए खतरा बने 100 रेलवे ट्रैक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच बैठक। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी 2 जोड़ी ट्रेनें। विकासनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, बुजुर्ग की मौत, देर रात आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तरकाशी से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन सलक्यारा का 15वां दिन है और हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन का इंतजार है। टनल में मैनुअली खुदाई का काम भी चल रहा है। दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू कर दिया गया है। टनल के ऊपर पहुंचाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा, 84 मीटर होनी है ऊपर से खुदाई, और वर्टिकल ड्रिलिंग में लग सकता है 3 दिन का समय। एक्सपर्ट्स की ओर से ये बातें सामने आई हैं, जहां 3 दिन का समय लग सकने की बात कही गई है। टनल के ऊपर पहुंचाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन की बात सामने आई। और 84 मीटर ऊपर से खुदाई होनी है। फिलहाल रेस्क्यू में थोड़ा और वक्त लग सकता है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर, 84 मीटर ऊपर से खुदाई होनी है, जिसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन ऊपर पहुंचाई गई है। और वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर पहुंचाए जाने की बात सामने आई। और 84 मीटर होनी है ऊपर से खुदाई। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में अभी 3 दिन का समय और लग सकता है, एक्सपर्ट्स की ओर से ऐसा कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर टनल में मैनुअली खुदाई का काम चल रहा है, तो टनल में मैनुअली चल रहा है खुदाई का काम,
और दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू होने की बात कही गई है। तो दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू होने की बात और टनल के ऊपर पहुंचाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन। तो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को टनल के ऊपर पहुंचाया गया है। और अहम खबर आपको हम बता दें, 84 मीटर होनी है ऊपर से खुदाई। और उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कॉन्क्लेव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति भाग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर MIU साइन किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर काम में ढिलाई बरतने और उनके क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लालढांग में सिडकुल स्थापित करने की मांग भी की है। 7-8 महीने इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, आप सिडकुल की स्थापना करें। हमें यहाँ के जो सम्मानित सांसद हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहूँगी अभी मैंने वो दिया है, शायद यहाँ अगर इनके पास रखा होगा वो भैया 22 दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री को जब माननीय मुख्यमंत्री हमें यहाँ के जो सम्मानित सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालढांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतने बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी थी। आज से ठीक 7-8 महीने इस बात को हो गए, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये उनकी घोषणा का हिस्सा है, किन्हीं की भी नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 7-8 महीने लग रहे अधिकारियों को कि वो क्षेत्रीय विधायक से उसके बारे में प्रोग्रेस को ही डिस्कस नहीं कर रहे। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ के पास खड़ी कार में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तरल पदार्थ छिड़ककर आग लगाने का मामला आया है सामने। तो वहीं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कार में लगाई गई आग की करतूत कैमरे में कैद हो गई। कार स्वामी के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कामों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए। बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथ के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में है। तो वहीं कहीं टपकती छत है, तो कहीं छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति बेहद जर्जर है। सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है।
वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC, खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सवाल पर खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक विनोद चमोली के बयान का समर्थन करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। जी ने बिल्कुल सही बात कहा है और हम अगर सही अर्थों में कहें तो विनोद चमोली जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलने का काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, ये हमको तो कहते हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की कि विद्यालयों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जर्जर हालत में विद्यालय हैं, आप एक जगह सुधार रहे हैं, दूसरी जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समग्र रूप से आप काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी करिए, शहरी क्षेत्र का भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा विनोद चमोली जी को कि वो कम से कम निडर होकर बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ भी, और सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सत्ता को केंद्रीकृत करके मुख्यमंत्री धामी जी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री जो है वो अपने जब विभागीय सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं तो सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को आए। और उसके बाद आपने दूसरी बात जो देखी होगी कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जब चीफ सेक्रेटरी को 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का पत्र सौंपती है तो चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से खड़े नहीं उठते, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, तो विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और विनोद चमोली जी देहरादून के मेयर रहे हैं, अब वो विधायक हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सरकार अगर सुन लेती तो उनको बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो उनको फिर सुझाव के रूप में अपनी बात कहनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली सरकार के बीच में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों में, विधायकों में आपसी तालमेल न होने के कारण, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के बाद उस पर काम करने के बजाय उसको अनसुना करने के कारण ये अंदर खाने कहीं आपसी द्वंद्व का प्रमाण है। कुल मिलाकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार से संगठन तक की मुश्किलें अपने बयान से बढ़ा दी हैं। वहीं सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को स्मार्ट बनाकर बच्चों को बेहतर व्यवस्था दी जाए, लेकिन विधायक विनोद चमोली के सुझावों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार अपने ही विधायक के सुझाव पर अमल करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़।
उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा रही है। रेस्क्यू का आज 15वां दिन है। सलग्यारा के जिस सुरंग में जिस मजदूर फंसे हैं, उसके प्रवेश द्वार पर रस रहे पानी ने भी सबकी चिंताओं को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि अधिकारी इसे सिर्फ सामान्य घटना मान रहे हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बात की। सीएम धामी ने सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी कर ली थी। इसके साथ टनल के पास पहुंचे फंसे मजदूरों के परिवार वालों से भी बातचीत करके उन्हें ढांढस बंधाया था। सेंटर के लिए हमने बच्चों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पोर्टल पर जब बच्चा जाता है उसको सेंटर में प्रायोरिटी पे नंबर 1, 2, 3 मांग रखा है। तो वो अगर जब नंबर 1 पे हमको अच्छा सेंटर दे देता है तो उससे बच्चे स्नोफॉल की वजह से जो कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चों की ठंडा लगेगा तो वो उससे बच सकते हैं। 2017 में 21,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, लगभग 21,000 प्लस ही है। इस साल मुझे लगता है कि 5 साल के बाद उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा कर रही है, तो इसमें कुछ इजाफा होगा। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि हमारा स्टेट का यूसेट का परीक्षा कब होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को एक अच्छा चांस मिलेगा और जो होनहार बच्चे, हमारा भावी उत्तराखंड का भविष्य है। और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यूसेट परीक्षा पोर्टल का वर्चुअल उद्घाटन किया। 2017 के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हितों को देखते हुए यूसेट पोर्टल के माध्यम से हजारों छात्र जो पिछले 5 सालों से राज्याधीन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए यूसेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आवेदन कर सकेंगे। शासन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। परीक्षार्थियों के लिए यूसेट पोर्टल खोल दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से परीक्षार्थी 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर सकेंगे। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र से जौरासी को होकर जाने वाले मार्ग पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, और जिसके चलते आज भी इस पुल में से ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साथ में गुजर रहे हैं। दरअसल लंढौरा से जौरासी जबरदस्तपुर ग्राम को होते हुए दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए कई साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। बरसात व बाढ़ के चलते ये पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते आम जनता व किसानों को आने जाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ एक बड़े हादसे का भी डर बना हुआ है। मेरा गांव रणसुरा पंचायत मुगरपुर गांव है मेरा, और किसानों की समस्या इस पुल से करीबन 3-4 साल हो गए। पहले एक बार गिर गया था, फिर रिपेयरिंग हो गया था थोड़ा। उसके बावजूद इब के साल में जो नुकसान है भारी मात्रा से बिल्कुल ये खत्म हो गया था। फिर कट्टे कुट्टे जुड़वा करवा दिया, 2-3 बार ट्रैक्टर भी गिर चुके, और उसके बावजूद कोई भी यहाँ से आते हैं। विधायक भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी आए थे यहाँ से, और उमेश कुमार भी आए थे। सर के आगे गए थे कि हो जाएगा, कोई भी कोई काम नहीं हुआ इसका। देखिए क्या है कि 2018 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 में मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक बनकर आया। लगभग मेरे आने से 4 साल पहले से इस पुल की दुर्गति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता तो ये छोटी लागत के साथ ठीक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे पुल जो है आज एक बड़ी समस्या क्षेत्र की बनकर खड़ा हो गया। इसके संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी बात की है, सचिव से भी बात की है, और इसका हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था 40 लाख का, जो सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन से इसके लिए राशि अवमुक्त कराई जाए। आज भी जो है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो सचिवालय गए हैं, आज भी इस बात को, प्रस्ताव को लेकर गए हैं और सरकार के सामने रखा जाएगा।
हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करने की अनोखी सजा मिली है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई। गंभीर अवस्था में पासी में रहने वाले पूर्व सैनिक द्वारा महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला की गंभीर हालत को देखते हुए तेजी से कार चलाते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल को निकले तो काठगोदाम में सीपीयू द्वारा पूर्व फौजी का तेज कार चलाने को लेकर ऑनलाइन चालान कर दिया गया। ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूर्व फौजी का जब लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। आज 3 दिन हो गए हैं सुबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी किसी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था, उसको क्या दिक्कत थी। नैनीताल से खबर है, जहां पर पदमपुरी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 के छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। संजय स्कूल में अपने सहपाठी के साथ बैठा था कि तभी अचानक उसे उल्टी होने लगी और संजय की तबीयत बिगड़ती देखकर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा परिवारजन को सूचना देने के साथ ही छात्र को नजदीक के अस्पताल में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और सफर के दौरान संजय ने दम तोड़ दिया। सुबह स्कूल गया था, स्कूल गया, स्कूल में बताया, उन्हें कहा यार भाई आ गया। स्कूल में बता रहे थे कि उन्हें उल्टी दस्त हुआ है इसको, ये फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, मेरे को फ़ोन किया, मैं गया वहाँ, तो ग्लूकोज वगैरह लगा रखी थी, उन्होंने कहा यार वहाँ ले जाओ, हल्द्वानी ले जाओ। तो हल्द्वानी लाते लाते बीच में चढ़पड़ कर रहा था, ग्लूकोज लगी थी, तो उसके तार उतर गई थी। हमने कहा यहाँ इसको ठीक करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब आए, चेक करा तो कहते हैं यार अब धड़कन ही मिली नहीं रही इसकी, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बागेश्वर में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से भी यहां पर अहम बातें कही गई हैं और इसी क्रम में आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार का पुतला दहन कर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई है। शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें सामने जो आया है कि बजरंग दल के जो पूर्व नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और सरकार का दायित्व तो ये होता है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, हमारी जो माँ बहन है उनको सुरक्षा मुहैया कराए, यहाँ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर निकलने में महिलाएं घबरा रही हैं और इस प्रकार की जो घटना है मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या इनके जो अनुशासनिक संगठन है उनसे जुड़ा जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।